जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ वह दलित ब्राह्मण क्रम की दूसरी कहानी है, लेकिन ये 2 खंडों में विभक्त है। पहली कहानी आत्मकथा और दूसरा खंड जो है वो सफेद मक्खी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे आप सीधे तौर पर थीसिस चोरी से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर थीसिस चोरी तो नहीं है, लेकिन अनुभवों की चोरी जरूर है कि किस प्रकार हमारे दलित लेखक जो हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं और सवर्ण समाज कितनी धृष्टता से उसे अपने नाम पर छपवा लेता है। वैसे एक धृष्टता तो मैंने भी की है, शरण कुमार लिम्बाले जी की मर्जी के बगैर उनकी कहानियों का पाठन अम्बेडकर नामा के मंच से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि ये किसी चोरी के तहत तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरी धृष्टता तो है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो दलित साहित्यकार आइकन्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा पाठन इस मंच अम्बेडकर नामा से हमारे श्रोता, हमारे समाज के सामने मैं कर सकूं। उम्मीद है शरण कुमार लिम्बाले सर मेरी इस धृष्टता के लिए मुझे माफ कर देंगे। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आत्मकथा। दलित साहित्य पर बेहिसाब बहसें हो रही हैं। दलित लेखकों की आत्मकथाओं की बड़ी प्रसिद्धि हो रही है। कोई एक आत्मकथा प्रकाशित हो जाती है और रातों रात वह लेखक महान बन जाता है। उसे पुरस्कार मिलने लगते हैं, उसके सत्कार समारोह संपन्न होते हैं, उसकी तारीफ में लेख छपने लगते हैं, फिर शासन की समितियों में उसकी नियुक्तियां होने लगती हैं, उसकी पोशाक बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है। वे रहन सहन जिसके लिए वो तरसता रहा है जीवन भर। कुछ जगहों पर घोर व्यंग्यात्मक शैली है और कुछ जगहों पर एकदम निरीह और दयात्मक तरीके से प्रस्तुति है। मेरे जैसा होनहार दलित लेखक जब इस तरह का माहौल देखता है तो वह फूला नहीं समाता। मुझे भी आत्मकथा लिखनी चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी पुरस्कारों से सम्मानित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, उनका जो जेन्युइन अधिकार है। मैं किसी पागल की तरह दलित साहित्य पढ़ता गया। दलित साहित्य एक आंदोलन है। दलित साहित्य ने प्रतिष्ठित साहित्य को दहला दिया है। इस साहित्य की उत्पत्ति ही निराली है। जो लिखता है वह लेखक बन जाता है। उसके अनुभव आज तक कभी साहित्य में नहीं आए थे। उसके उबड़ खाबड़ अनुभव भी पाठकों को छू जाते हैं। उबड़ खाबड़ इसलिए लिखा है क्योंकि जिंदगी जो है वो उनके लिए स्मूथ नहीं होती है। कहीं कहीं अचानक से स्पीड ब्रेकर आते हैं और उनके जो एक धारा प्रवाह होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं उनकी जिंदगियों को। इसलिए उबड़ खाबड़ शब्द का शायद यहां पर इस्तेमाल किया गया है। दलित लेखक के साहित्य को यथार्थ अनुभव पाठकों को अंतर्मुख कर देने वाला है। दलित साहित्य पर होने वाली विपुल चर्चा सुनकर मुझे शक्ति का संचार हो जाता है। मेरे अनुभव दूसरों से अलग हैं। मैंने बहुत कुछ भोगा है, देखा है, किसी ने भी नहीं सहा होगा जितना मैंने सहा है। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी मैं इसको लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे शरण कुमार लिम्बाले जी एक व्यंग्य भी कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से दलित आत्मकथाओं की साहित्य में बाढ़ आ गई है। हर कोई अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है, जबकि अमूमन कम या ज्यादा क्षेत्रीयता की चीजों को हटा दिया जाए, ज्यादातर लोगों की जो आत्मकथा है उसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं। मैं दलित साहित्य का एक तूफानी नाम बन जाऊंगा, मुझे लिखना ही होगा। मैंने दलित लेखकों की सारी आत्मकथाएं पढ़ डाली, उनकी अपेक्षा मेरे अनुभव में ज्यादा ताकत है। मैं सोचता रहा, लेकिन मेरी आत्मकथा को कौन छापेगा? मेरी किसी से कोई पहचान नहीं। कुछ दलित लेखकों से पत्राचार कर लेना होगा। उनके पते प्राप्त कर उन्हें पत्र लिख देता हूँ। पत्र में हर एक की प्रशंसा करता हूँ, अंत में लिखता हूँ, मैं भी आत्मकथा लिखने जा रहा हूँ, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 1 हफ्ते बाद कुछ दलित लेखकों के जवाब मिल जाते हैं। हर किसी ने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरणा दी है। मैं इन पत्रों को बार बार पढ़ता हूँ, उन्हें फिर से पत्र लिखता हूँ। मैं रोज लिखता रहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। मुझसे पहले और किसी की आत्मकथा प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। इससे मैं अपनी जाति का पहला लेखक बन जाऊंगा। विलंब हो गया तो कोई दूसरा लिख डालेगा, उसकी चर्चा होगी और मैं पिछड़ जाऊंगा। व्यंग्यात्मक शैली है, कुछ हद तक व्यंग भी किया है उन लेखकों के ऊपर
जो इस होड़ में अनायास ही शामिल हो गए हैं। ये भी बात तथ्य परक है कि सारी लिखी गई आत्मकथाओं को वो ख्याति नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर के अनुभव एक ही जैसे रहे हैं। अनुसूचित जातियों में मेरी जाति अलग है। मेरी जाति की विशेषता यह है कि अभी तक साहित्य में मेरी जाति के दुख दर्द को वाणी नहीं मिल सकी है। दलित साहित्य में अधिकतर महार जाति के ही अनुभवों की अभिव्यक्ति हो पाई है। दलितों में कई जातियां हैं, उन तक अभी शिक्षा का संस्कार नहीं पहुंच पाया है, वे सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकी है। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से महार जाति जल्दी साक्षर हो गई, संगठित हो गई। इस जाति के पास संगठन है, इससे उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली अपनाई गई है, लेकिन बात बिल्कुल खरी खरी कही गई है कि संगठन की महत्ता कितनी होती है, ये इस बात से पता चलता है जिनके पास मजबूत संगठन हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस बात को हमारे दलित नेताओं को भी समझना होगा। एक साझे मंच की जरूरत अब आन पड़ी है समाज पर। इस जाति के पास संगठन है, इसलिए इन्हें सुविधाओं का लाभ मिल जाता है, लेकिन दलितों की अन्य जातियां अभी भी अंधेरे में लड़खड़ा रही हैं। अंबेडकर जी के विचारों का महत्व अब उनके ध्यान में आने लगा है। अंबेडकर जी का सोच समूचे सर्वहारा का सोच है, हम सब की मुक्ति की सोच है, हम सब इसे पहचानने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। खाली अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा मानकर उनको बहुत सीमित कर देना उनके लेखन, उनके किए गए कार्यों के प्रति अन्याय है। अंबेडकर जी ने सभी के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ महारों के उद्धार के लिए लिखा है। उन्होंने जितनी भी दलित जातियां हैं, बहुजन जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, स्त्रियां हैं, सभी के लिए लिखा है और भरपूर लिखा है। किसी के हक को दूसरे को मारने नहीं दिया है संविधान में। इस बात को समझना होगा। डॉक्टर अंबेडकर किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं, हम सब के हैं, सवर्णों के भी हैं। दलितों की सारी जातियां संगठित होने लगी हैं, हमें भी इस लड़ाई में उतरना होगा। दलित साहित्य एक आंदोलन है, इस आंदोलन को सक्रिय होना होगा। दलित साहित्य में अपने दुख दर्द को प्रकट करने के लिए आत्मकथा जैसी आत्मीय साहित्य विधा दूसरी कोई नहीं है। मैंने अपनी आत्मकथा लिखकर पूर्ण कर दी। पांडुलिपि लेकर कुछ दलित लेखकों से मिलने गया, अपनी आत्मकथा के अंश उन्हें पढ़कर सुनाए। हर किसी ने अपनेपन से सुना। कोई कांप उठा, कहा तुमने अच्छा लिखा है, तुम्हारी आत्मकथा प्रसिद्ध होगी। मुझे अच्छा लगा, अब मुझे पुरस्कार मिल जाएंगे, फिर मैं विदेश यात्रा करूंगा। मैं पतंग की तरह हवा में उड़ने लगा। अब मैं लेखक बन जाऊंगा, मेरी पुस्तक का बोलबाला होगा। इस भावना ने मुझे तो पागल ही कर दिया। मैं प्रोफेसर बाबा साहब कामले जी से मिलने गया। घर में घुसते ही उनके दर्शन कर लिए, उन्हें भी बड़ा सुख हो गया। मेरी पीठ थपथपाई। मैंने उन्हें अपनी पांडुलिपि दिखा दी। उन्होंने पांडुलिपि ले ली, उधर उलट पुलट कर देखा। चाय आ गई, मैं चाय के घूंट भरने लगा। प्रोफेसर कामले बोल उठे, इतनी लंबी आत्मकथा आजकल कोई नहीं छापता, इसमें काट छाट करनी होगी। बार बार जो बातें आई हैं उन्हें निकालना होगा। आत्मकथा पठनीय होनी चाहिए। कागज की कीमतें बढ़ गई हैं, पुस्तक बड़ी हो जाने पर कीमत भी बढ़ जाती है, फिर कोई पाठक खरीद कर नहीं पढ़ता। मैं पांडुलिपि पढ़ लूंगा, मेरे पास छोड़ जाओ। खरीद कर पढ़ने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर मुफ्त में सुनाया जा रहा है, सुनने को भी लोग हमारे तैयार नहीं हैं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, खाली 2-4 रुपए का आपका डाटा ही खर्च होगा। मैं पांडुलिपि पढ़ लूंगा, मेरे पास छोड़ जाओ, अगले इतवार को आ जाओ। मैंने हाँ भर दी। अपनी पांडुलिपि प्रोफेसर कामले जी के पास छोड़कर मैंने उनसे विदा ले ली। 1 हफ्ते में पढ़ डालेंगे, कुछ मौलिक सुझाव देंगे, पर पांडुलिपि खो तो नहीं जाएगी, सोचकर मैं बेचैन हो गया। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर चुप रहा, क्योंकि मुझे मार्गदर्शक की अपेक्षा है। प्रोफेसर कामले मुझे प्रकाशक दिलवा देंगे। कई प्रकाशकों के साथ उनका रसूख है। मैं एक एक दिन को माला के मनके की तरह गिनने लगा। कब इतवार होगा? इतवार आ गया। मैं प्रोफेसर कामले जी के निवास पर पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजा दी, दरवाजा खुल गया। मैंने कामले जी के बारे में पूछा, जवाब आया, सर देर रात तक काम करते रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, आप दोपहर में आ जाइएगा। मैं नाउम्मीद हो गया, अब दोपहर तक क्या करेंगे। तब तक प्रोफेसर कामले जी के निवास का दरवाजा बंद हो चुका था।
मैं फिर दोपहर में गया। दरवाजा खुल गया। दीवान खाने में आगंतुक की तरह बैठ गया। समाचार पत्रों के रविवार संस्करण टेबल पर बिखरे पड़े थे। मैंने एक समाचार पत्र उठाकर पढ़ लिया। उसमें प्रोफेसर काम्बले जी की पुस्तक की समीक्षा छपी हुई थी। मैं समीक्षा पढ़ने लगा। सर जाग गए थे। उनके खांसने की आवाजें आ रही थी। उनके लिए चाय उनके कमरे में भेजी गई। सर की हलचल सुनाई देती रही, लेकिन अभी वे बाहर नहीं आ रहे थे। मेरे आने की खबर उन्हें दे दी गई थी। मैं अपनी डायरी में दर्ज करता रहा। अब मुझे भी पुरस्कार मिल जाएंगे, तब मैं भी ऐसे ही बंगला बनवाऊंगा। फिर मेरे पास भी होनहार लेखक मार्गदर्शन के लिए आ जाएंगे। तब मैं भी प्रोफेसर काम्बले की तरह खांसूंगा, गुनगुनाऊंगा। फिर मेरी पत्नी होनहार लेखक से कहेगी, सर काम में व्यस्त हैं, बाद में आना। मैं इस तरह के सपनों में खो गया था। तभी प्रोफेसर काम्बले आ गए। मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराने का प्रयास किया। आप कुर्सी पर विराजमान हो गए। मेरी पांडुलिपि के बारे में कुछ पूछने से पहले ही वे स्वयं पांडुलिपि के बारे में बोलने लगे। तुम्हारी पांडुलिपि पढ़ ली है मैंने, अच्छा लगा। छापा जा सकता है, लेकिन अभी उसमें कुछ बातें और जोड़ना होगा, नहीं तो उसकी पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं एक शिष्य की तरह उनकी बातें आज्ञा पालन के भाव से सुनने लगा। प्रोफेसर काम्बले ने बताया, तुम्हें कुछ और लिखना होगा। तुम्हारे अनुभव चूक गए हैं और तुम्हें सोचना चाहिए। तुमने अपने अनुभव तो लिखे ही होंगे, लेकिन उनको याद करो, टिप्पणियां करते जाओ। इतने अनुभव काफी नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आत्मकथा के सारे अनुभव अपने ही होने चाहिए। उनमें कुछ कल्पना प्रसूत अनुभव भी डाल दो। अपने मित्रों या अन्य लोगों के अनुभव अपने से ही मानकर उन्हें जोड़ दो। इससे अनुभव व्यापक हो जाएंगे। पुलिस पूछताछ करने के लिए नहीं आएगी कि तुम्हारे अनुभव सच्चे हैं या झूठे। मधुमक्खी जैसे सब तरफ से मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही तुम्हें भी अनुभवों को प्राप्त करना होगा। फिर इन अनुभवों का छत्ता बन जाएगा। तुम्हारे अपने अनुभवों का छत्ता हमें अग्नि छत्ता बनाना है, समझे? तुम्हें इसमें कुछ तो जोड़ना ही होगा। प्रोफेसर काम्बले जी का मार्गदर्शन मेरे लिए बड़ा मूल्यवान था। अब तक मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला था। मैंने चैन की सांस ली। कहा, सर जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही लिखूंगा। वैसे काफी अनुभव है। मैं अपनी आत्मकथा आपको समर्पित करने जा रहा हूँ। आपके हाथों ही इसका विमोचन होगा। आप मेरे गॉड फादर हैं। काम्बले सर ने शांति से कहा, तुम पहले लिखो तो सही। उनकी आवाज में अनुभवों का वजन था। शायद अपने होनहार वक्त में उन्हें काफी उम्मीदवारी करनी पड़ी होगी। मुझे अपने भोलेपन का एहसास हो गया। मैं खामोश रह गया। जैसा कि मैंने बताया है, इसे दोबारा लिख डालो, फिर पढ़ लेंगे। इसके बाद सोचेंगे कि किस प्रकाशक को दिया जाए। सर, क्या मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकेगा? अरे, लिखने से पहले ही पुरस्कार के सपने मत देखो। तुम्हारी आत्मकथा अच्छी है, पहले उसे ठीक से लिखकर पूरा तो करो। सर, आपने मुझे प्रेरणा दी है। देखो, तुम्हारी आत्मकथा का शीर्षक बहुत अच्छा है। उसे दूसरे किसी को मत बताना, वरना कोई चुरा ले जाएगा। मैं संजीदा हो गया। मुझे डॉक्टर खानोलकर याद आए। डॉक्टर खानोलकर कौन है? वे आगे जिक्र है। प्रोफेसर काम्बले खानोलकर के नाम से चिढ़ जाते हैं। देखो, हमें सवर्ण लेखकों के पास नहीं जाना चाहिए, दलित लेखकों के पास ही जाना चाहिए। उनसे ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्हीं से भूमिकाएं लिखवानी चाहिए। उन्हीं को पुस्तकें समर्पित करनी चाहिए। हम अपनी रचनाएं उन्हें क्यों समर्पित करें? उन्हें मतलब सवर्ण लेखकों से है। सवर्ण लेखकों से भूमिकाएं क्यों लिखवाएं? दलित साहित्य के बारे में वे क्या जानते हैं? कोई सवर्ण लेखक किसी दलित लेखक से भूमिकाएं लिखवाता है क्या? अभी अपनी पुस्तक किसी दलित लेखक को समर्पित करता है क्या? फिर हम ही ऐसा क्यों करें? सवाल तो वैसे जायज हैं, वाजिब हैं। मुझे काम्बले सर के विचार पसंद आए। मैं रूम पर चला आया। पांडुलिपि को देखा। प्रोफेसर काम्बले ने ध्यान से मेरी पांडुलिपि को पढ़ा था। हर पृष्ठ पर निशान लगे हुए थे, सुझाव नोट किए गए थे। प्रोफेसर काम्बले जी के बारे में मेरे आदर भाव में इजाफा हो गया। मैंने अपनी आत्मकथा के पहले ही पृष्ठ पर दूसरे से सुना सुनाया अनुभव अपना बनाकर लिख दिया। अब सही मायने में मेरी आत्मकथा बेहतर हो जाएगी। मैंने सोचा, मुझे सिर्फ काम्बले सर से ही मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए, और दो एक लोगों से मिलना चाहिए जो इस क्षेत्र में माहिर होंगे। इससे मेरी रचना और भी बेहतर हो जाएगी।
मैं एडवोकेट बंद सोड़े साहब के घर चला गया। बंद सोड़े जी ने दलित साहित्य पर पीएचडी की है। मैंने उन्हें अपनी पांडुलिपि पढ़ने को दे दी। प्रोफेसर कांबले सर के मार्गदर्शन के बारे में भी बता दिया। इस पर बंद सोड़े साहब नाराज हो गए। उन्होंने मुझे भला बुरा कहा। प्रोफेसर कांबले हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादियों के मंच पर जाते हैं, बाबा साहब का नाम लेने का उन्हें क्या अधिकार है? हमें हिंदूवादियों की पोल खोल देनी चाहिए। वे हमारे आंदोलन में छिपे दुश्मन हैं। एडवोकेट बंद सोड़े जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उनके पास मेरी पांडुलिपि कई दिन तक पड़ी रही, बहुत दिनों तक मिले नहीं। आखिर में मैं कोर्ट चला गया, उनसे मिला। उनसे अभी तक मेरी पांडुलिपि को पढ़ा नहीं था। उन्होंने उनके साथ उनके घर चला गया। पांडुलिपि लौटाने के लिए कहा तो वे चिढ़ गए। मेरे पास बहुत सी पांडुलिपियां पड़ी हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फुर्सत मिलने पर ही पढ़ सकूंगा, चाहो तो अपनी पांडुलिपि ले जाओ। मैंने चुपचाप अपनी पांडुलिपि उठा ली और उनके ऑफिस से घर को लौट आया। मेरे बंदसोड़े एडवोकेट के पास जाने की खबर प्रोफेसर कांबले जी के पास पहुंच चुकी थी। वे भी मुझसे नाराज हो गए। बहुत दिनों बाद प्रोफेसर काले की चिट्ठी आई। काले जी एक पत्रिका के संपादक थे। मेरा उनसे पत्राचार था। वे मेरे लेखन के बारे में पूछताछ करते रहे। मैं एक बार उनसे मिलने गया, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मेरी पांडुलिपि को कौतूहल से पढ़ लिया। मेरी बातचीत में एडवोकेट बंदसोड़े का जिक्र आया। उनका नाम सुनते ही प्रोफेसर काले भड़क उठे, बोले, एडवोकेट बंदसोड़े मार्क्सवादी हैं, बाबा साहब मार्क्सवाद के विरोधी हैं, इसीलिए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हमें कम्युनिस्टों से 2-4 हाथ दूर ही रहना चाहिए। मैं भौचक्कर रह गया। प्रोफेसर काले अपने आप को अम्बेडकरवादी कहलाते हैं। थोड़ी देर पहले ही इन्होंने बताया कि एडवोकेट बंदसोड़े जी उन्हें कितनी गालियां देते हैं प्रोफेसर काले जी को, और मना भी करते हैं कि प्रोफेसर काले जी के पास तो बिल्कुल मत जाना, वे हिंदुत्ववादी मंचों से भाषण करते हैं। वे मुझे सुनाते रहे, अपनी पत्रिका है, हम उसमें तुम्हारी आत्मकथा को धारावाहिक के रूप में छाप देंगे। सभी दलित लेखकों का पहला लेखन अपनी ही पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अपनी पत्रिका होते हुए हम अपनी रचनाएं अन्य क्यों भेजें? मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। मेरी आत्मकथा 1 वर्ष तक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित होगी, यह तो बड़ी लंबी अवधि है। मैंने अपने आप को संभाला, प्रोफेसर काले से विदा ली। उनसे कह दिया कि आत्मकथा का पुनर्लेखन कर एक अध्याय प्रकाशक के लिए भेज दिया करूंगा, और मैं चल पड़ा। अपनी आत्मकथा को दलित पत्रिका में छपाने के बजाय किसी अच्छे से समाचार पत्र में ही क्यों ना छपाया जाए, मैंने निश्चय कर लिया और आत्मकथा का एक अंश दैनिक केसरी को भेज दिया। अब प्रोफेसर कांबले, एडवोकेट बंदसोड़े और प्रोफेसर काले की मेरी आत्मकथा को समाचार पत्र में ही पढ़ लेंगे। तो ये है हमारे दलित लेखक जो हर तरीके से जिन्हें डिस्करेज किया जाता है, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, बल्कि कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सब लोग इन्हें एनकरेज करते और इनकी आत्मकथा में कुछ अनुभवों का और जोड़ने का कहते या ठीक ठाक करके उनको शब्दों में प्रकाशित करने की बात करते। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, हर कोई एक दूसरे को काट रहा है। तो ये हमारे दलित संगठनों या हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी भी पोल खोलता है कि वे आपस में ही एक दूसरे से बैर लिए रहते हैं। शाम का समय उनके मार्गदर्शन के अभाव में अपना काम कुछ रुकने वाला नहीं है, अपने लेखन में दम है। शाम का समय मैं सार्वजनिक ग्रंथालय में गया हुआ था। जान पहचान के दोस्त मिल जाते थे, मिलना होता था, चाय होती थी, बहसें छिड़ जाती थी। ग्रंथालय के दरवाजे पर ही अपर्णा खानोलकर से मुलाकात हो गई। प्रोफेसर खानोलकर की बेटी अपर्णा अचानक ही मुस्कुराती हुई मेरे गालों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। शबनम की तरह वह पास आ गई। तो अब एक वाक्य आपको याद होगा, जब मैंने जो एपिसोड बनाया था कि बच्चों को घर में जातिवाद सिखाया जाता है, जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिक्र किया था। जब उनकी जान पहचान जो है वो चित्त पावन ब्राह्मण की बेटी से हो जाती है, वे पहल नहीं करते, लेकिन जो नायिका है वो पहल करती है। मैं नाम इस वक्त बिल्कुल भूल रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन इंसिडेंस मुझे याद है। तो वहां पर बाद में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उसे अपनी जाति का जिक्र करते हैं, जिससे नायिका जो है वो खासी परेशान हो जाती है और बाद में जाते जाते बोलती है कि इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, अपनी जाति का। तो यहाँ पर किस तरह ये लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, ये भी दिलचस्प है जानना।
अरे तुम्हारी आत्मकथा बहुत अच्छी बन पड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं असमंजस में पड़ गया। अपर्णा को मेरी आत्मकथा कहाँ से मिल गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बताया, जब से सर सेवानिवृत्त हुए हैं दैनिक केसरी के रविवारी संस्करण का काम देखने लगे हैं। समाचार पत्र के लिए आई हुई सारी साहित्य सामग्री सर को पढ़ने के लिए घर भेज दी जाती है। सर अभी एक अंग्रेजी उपन्यास के अनुवाद में व्यस्त हैं, इसलिए सामग्री को मैं ही देख लेती हूँ। तुम्हारी आत्मकथा का अंश इस रविवार के अंश में आएगा। तुम अपनी एक फोटो ला दो, फिर फोटो के साथ ही उसे छापा जा सकेगा। अपर्णा का कद मेरी नजरों में और ऊंचा हो गया। रविवार के अंक में मेरी आत्मकथा प्रकाशित हो गई। मिलने वालों ने बड़ी तारीफ की, मुझे भी अच्छा लगा। एक अंश के प्रकाशित होने पर ही इतनी चर्चा है तो पूरी पुस्तक प्रकाशित हो जाने पर तो अवश्य ही मेरा बोलबाला हो जाएगा। अपनी पांडुलिपि खानोलकर सर को ही दे देनी चाहिए। वह धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाएगी। मैं पांडुलिपि लेकर खानोलकर सर जी के घर चला गया। सर जी के सामने प्रोफेसर कांबले, प्रोफेसर काले और एडवोकेट बंदसोड़े होनहार लेखक की तरह बैठे हुए थे। तो वे तीनों प्रोफेसर जो इन्हें एक दूसरे की काट देते हैं कि इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, और प्रोफेसर खानोलकर जी के पास तो बिल्कुल भी मत जाओ, वे सवर्ण लेखक हैं, और खुद उनके यहाँ जाकर हाजिरी लगा रहे हैं तीनों ही। तो ये है हमारे अंबेडकरवाद का नया चेहरा, हमारे पढ़े लिखे लोगों का असली रूप। नए लोगों को डिस्करेज करेंगे लेकिन खुद जाकर हाजिरी देंगे वहीं पर जहां जाने के लिए मना किया जा रहा है। हाँ जी। किसी विषय पर बातचीत हो रही थी, मैं भीतर गया, सबने मेरा अभिवादन किया, मेरे लिखने की तारीफ की। सबकी नजरें मेरे हाथ की पांडुलिपि पर थी। मैं स्थित प्रज्ञ की तरह बैठ गया। शायद सब लोग यही चाह रहे होंगे कि काश ये पांडुलिपि हमारे को मिल जाए और हम इसे प्रकाशित करें और हमारे नाम से इसको, मतलब हम ये मसीहा बन जाएं इस पांडुलिपि का, क्योंकि जो खानोलकर जी हैं उन्होंने इसको अपने समाचार पत्र में छाप दिया था। कुछ देर बाद प्रोफेसर काले, प्रोफेसर कांबले और प्रोफेसर बंदसोड़े चले गए। मैंने कुर्सी बदल दी, सर जी के पास बैठ गया, उन्हें पांडुलिपि सौंप दी। उन्होंने उलट पलट कर देखा, कुछ याद करते हुए मेरी और सूक्ष्म दृष्टि से देखा। अच्छा किया तुम आ गए। आज सुबह ही कुलकर्णी का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारा लिखा पत्र पढ़ा है। तुम्हारे अनुभव सुनकर तो उसको रोना आ गया। वे अभी आने वाले हैं। हम ये पांडुलिपि उन्हें दे देंगे। पुस्तकें अच्छी निकालते हैं। मैं खुश हो गया। सर आप भूमिका लिख देंगे? मैंने पूछा। अवश्य, मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं एक अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद में उलझा हुआ हूँ, पांडुलिपि पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तुम ऐसा करो, 300 शब्द में अपनी आत्मकथा का सारांश लिख दो, कुछ पॉइंट्स भी निकालना। दलित आत्मकथाओं के बारे में जो छपा है वे मुझे दे देना, भूमिका लिखने में काम आएगा। तो हर जगह साहित्य में चोरी चलती है, आत्मकथा में भी अपने अनुभवों की चोरी के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इसमें भी दूसरों के अनुभवों को चुरा कर इसमें इजाफा किया गया है, इसकी व्यापकता को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो साहित्य के मापदंडों को ये खंगालता है ये कहानी कि किस तरीके से हर जगह साहित्य की चोरी हो रही है। मैंने सर जी की बात को तुरंत मान लिया। सर जी को संतोष हो गया, कहने लगे प्रोफेसर कांबले मेरे पास पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर काले को भी मेरे मार्गदर्शन में पीएचडी करनी है। दलितों को गाइड नहीं मिलता, व्यंग्यात्मक शैली में बोल रहे हैं। मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मेरे अपने भी काम पड़े हैं। बहुत पहले मैंने दलित साहित्य पर एक लेख लिखा था, उसकी बड़ी चर्चा रही, फिर भी दलित लेखक मेरा जिक्र नहीं करते। हालांकि सरासर झूठ है। जितने भी लोगों के नाम, जितने भी 3 प्रोफेसर्स के नाम, काले, कांबले और बंदसोड़े जी का नाम इन्होंने लिया है हमारे नायक ने, वे सब इनके यहाँ हाजिरी देते हैं और ऊपर से खानोलकर जी कहते हैं कि मेरा कोई जिक्र नहीं करते। सर की आवाज भारी हो गई थी, मैं गुनाहगार की तरह बेचैनी महसूस कर रहा था। तो क्रमशः ये यहीं पर जो पहला खंड है समाप्त होता है कथा का, आत्मकथा कहानी के रूप में। दूसरा खंड अगले वीडियो में हम लेंगे, जो थोड़ा आत्मकथा के मुकाबले जो सफेद मक्खी कहानी है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन उसे हम एक ही एपिसोड में पूरा करेंगे। अगर इसको खंडों में विभक्त कर देंगे और ज्यादा तो समझने में, कनेक्ट होने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी।
तो ये थी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।